अम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किडोज आईएएस। मैं एकदम बढ़िया हूँ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य भी अब काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब। और सभी बच्चे को गुड आफ्टरनून। आराधना, ऋचा जायसवाल, पल्लवी मिश्रा, रूबी, सभी को गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सबको गुड आफ्टरनून। और नाम और बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। चलिए, सबका नाम फ्रेंड्स नहीं लिया जा सकता, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और हर दिन की तरह जैसे हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं वैसे ही आज भी पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। फिर आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह में कारण क्या रहे, कैसे कैसे असंतोष पनपा, और लगभग 100 साल का जो असंतोष था एक छोटे से तात्कालिक कारण जो धार्मिक मुद्दा था उससे 1857 जैसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इमनागर जी, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबको बता दें, तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे दिक्कत ना हो तो अभी तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करें फ्रेंड्स। कल की क्लास मैं एकदम बढ़िया हूँ, ऋचा जायसवाल जी मैं एकदम बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो कल पढ़ाया गया था उसको आपने एक बार रिवीजन ज़रूर किया होगा। और जो बच्चे घटना चक्र लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि चीज़ें उनको याद हो जाएंगी। लगभग आपका 2 दिन के अंदर 3 बार रिवीजन हो जाता है। कैसे? एक बार मैं पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद अगले दिन आके मैं रिवीजन भी करता हूं, और शाम को आप लोग खुद एक बार रिवीजन करते हो। 3 बार हो गया। और एक बार जब आप घटना चक्र लगाते हो वहां भी सारे क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 दिन के अंदर हर क्लास जितनी मेरी होती है, अगर आप लोग ईमानदारी के साथ जैसा मैं बोलता हूं उस हिसाब से, उस स्ट्रेटर्जी के साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो 4 बार रिवीजन हो जाता है आपका। हर क्लास 4 बार रिवीजन होती है। कैसे, बता दिया मैंने आपको। अतुल कुमार सिंह जी, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, मैं एकदम ठीक हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं, वैसे भी हम 10 मिनट लेट हो गए हैं और टाइम जो है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए भी, मतलब हमारा का मतलब हम और आप दोनों, मैं नहीं बोला, हमारा टाइम आपका भी और मेरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बातों में ना गंवाएं, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये 4 महीना जो अभी आपके सामने दिख रहा है कब आ जाएगा जून जुलाई समझ में नहीं आएगा और लगेगा कि तैयारी हुई नहीं। इस वजह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लौकुश कुमार, आर यू ओके? बिल्कुल ओके। चलिए देखिए, आज तो कोई पीपीटी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आज की जो क्लास होगी फ्रेंड्स वो पूरी तरीके से मैं ही पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। पीपीटी कल की क्लास में शामिल होगी, लेकिन आज मैं चीज़ें जो बताऊंगा, लिखवाऊंगा, वही रहेगा आपका। ठीक है, और आज की क्लास में मैंने कोशिश किया हुआ है जो कल हमने पढ़ाया हुआ था, रैयतवाड़ी, इजारेदारी प्रथा, महालवारी, जमींदारी, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम ऐड करवाए हैं। मोहित सर से बोल दिए हैं, वो दे दिया है उनको, वो क्वेश्चन बना के वो भी थोड़ी देर में आके ऐड कर देंगे। तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पिछली क्लास से रिलेटेड, और उसकी पिछली भी जो क्लास थी, मतलब जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसमें से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्लास खत्म, मतलब क्लास जब खत्म हो जाएगी पढ़ाने वाला, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सब लोग रिवीजन करते रहिएगा। अब स्वास्थ्य भी मेरी ठीक हो गई है, मैं कोशिश करूंगा हर दिन 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो पढ़ा दिया गया है उससे रिवीजन भी करवाऊं। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। देखिए, श्रद्धा तिवारी जी बोल रही हैं हिस्ट्री की बुक। फ्रेंड्स देखो, हर क्लास में मैं आप लोगों को बताता हूं कि पहले जितना मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने उतना सब अच्छे से कर लिया है तो बुक पे जाना छोड़ दीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो ये मत सोचो मैं एनसीईआरटी बोलता हूँ। एनसीईआरटी बोलने का ये मतलब है अधिकतर चीज़ें जो फैक्चुअल हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर
कॉन्सेप्ट के साथ ही बताता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है आप लोगों के नहीं समझ में आता और उतनी तारतम्यता नहीं बन पाती है। तो एक बार आप बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है अगर आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें करने के बाद 100% आपने याद कर लिया, समझ लिया जो मैं क्लास में करवा रहा हूं। अगर मैं आपसे पुर्तगालियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता हूं, जितना मैं पढ़ाया गया है घटना चक्र से कोई क्वेश्चन बना के देता हूं, अगर गलती एक भी नहीं होता है तब आप जाके अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। लेकिन बच्चों एक चीज आप समझो, स्पेक्ट्रम इतनी मोटी बुक है, आप केवल एक बार रिवीजन कर पाओगे क्या? एक बार से याद हो जाएगा? जो नया फैक्ट मिलेगा आपको स्पेक्ट्रम में एक बार में आपका तैयार नहीं हो पाएगा। तो अभी आप उस चीज को पढ़ो जो आपका बहुत जरूरी है और वो चीजें आपको याद करनी है, सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना है। आपको जो चीजें पढ़नी है, समझनी है, वो चीजें याद हो जानी चाहिए। तो जो 3 चीजें मैंने पहले बताया, क्लास पूरी 100% याद होनी चाहिए। घटना चक्र का कोई भी क्वेश्चन कहीं से बनाए, चाहे एक्सप्लेनेशन से ही बनाए, आपका गलत ना हो। दूसरा, अगर टेस्ट मैं यहां ले रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर इतना हो जा रहा है तब आप कोई सोर्स लीजिए। अगर एक बुक की बात किया जाए जो यूपीएससी भी कवर कर लेगा तो स्पेक्ट्रम है वो। आप सब लोग बोलते हो सर बुक बता दो, तो स्पेक्ट्रम, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए स्पेक्ट्रम नहीं कहता कि कर लो, क्योंकि वो पेजेस बहुत ज्यादा हैं, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा और उससे आप आउटपुट कम ले पाओगे। इनपुट बहुत ज्यादा डालोगे, आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बबीता जी बोल रही हैं सर ने बोला टॉपिक से नहीं भटकने का मतलब नहीं भटकने का, सिंपल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए कल की क्लास में मैंने बताया था भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, जिसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। एक इजारेदारी व्यवस्था, दूसरा मैंने आपको बताया था जमींदारी व्यवस्था, तीसरा मैंने आपको बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था और चौथा मैंने आपको बताया था महालवाड़ी व्यवस्था। और पहला जो इजारेदारी व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि 1765 से लेकर 1772 का जो दौर रहता है, जो काल रहता है, वो द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। और इस काल में बंगाल की खुली लूट होती है और बंगाल को पूरी तरीके से एकदम तोड़ के रख दिया जाता है। कृषक, शिल्पी, हथकरघा उद्योग सब बर्बाद हो चुके रहते हैं इस समय। तो वॉरेन हेस्टिंग जब 1772 में गवर्नर जनरल बनकर आता है और कृषकों की दशा जो दयनीय थी, पहली चीज। दूसरा, जिस तरीके से उनको राजस्व चाहिए था अंग्रेजों को, उतना राजस्व भी उनको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो दीवान नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खां, सिताब राय और राय दुर्लभ, ये भी धोखेबाजी करते थे, अपना पेट ज्यादा भरते थे और अंग्रेज को कम देते थे, बताते इतना थे, इतना राजस्व की उगाही हुई है, ये आप लीजिए। तो ये संतुष्ट नहीं थे और कच्चे माल की बहुत ज्यादा, इस टाइम तक आते आते 1772 तक आते आते इनको कच्चे माल की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई और इस कच्चे माल को खरीदने के लिए कहीं ज़्यादा पैसे भी इनको चाहिए और भारत में ब्रिटिश प्रसार के लिए भी इनको पैसे चाहिए थे। इस ब्रिटिश प्रसार में सैनिक लगते थे, अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, तो उन नियुक्तियां यानी सैनिकों के, अधिकारियों के वेतन देने के लिए, उसके लिए भी इनको पैसे चाहिए थे। तो ये सारे कारण मिलकर इन्हें एक ऐसी व्यवस्था लाने पर मजबूर किया, ये ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे जिससे कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित किया जाए। इसी वजह से इन दीवानों को हटाकर प्रत्यक्ष रूप से दीवानी का अधिकार अपने अंडर ले लिया और एक व्यवस्था लाई एक व्यवस्था लाई इजारेदारी व्यवस्था। शुरुआत में इजारेदारी व्यवस्था जब वॉरेन हेस्टिंग लाते हैं तो इसमें जमींदारों को साथ में नहीं रखते हैं। इनका मतलब ये रहता है अगर हम जमींदारों को ठेकेदारी देंगे, अगर जमींदारों को इसमें शामिल करेंगे तो एक बहुत बड़े राजस्व से हम वंचित रह जाएंगे। कैसे वंचित रह जाएंगे? क्योंकि वो जमींदार अगर राजस्व की उगाही करेंगे तो उसमें इनका भी कुछ हिस्सा होगा। इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि हम जमींदारों को बाहर करेंगे, बाकी जो बोली लगाएंगे उनसे हम जो है राजस्व एकत्रित करेंगे, उनको कम देकर हम राजस्व अधिक से अधिक लेंगे। लेकिन इन वॉरेन हेस्टिंग को नहीं पता था कि जमींदार ही वो अधिकारी है, वो व्यक्ति है जो भारत में बहुत अच्छे तरीके से राजस्व की उगाही कर सकता है। तो जब
दूर किया गया। 72 में इजारेदारी प्रथा आई, जमींदारों को बाहर रखा गया और 5 वर्ष की ठेके दिया जाता था। ठेका देने का तरीका क्या था कि बोली लगती थी। मान लीजिए एक बड़ा सा भू क्षेत्र है, या आप जहां रहते हो, आप सब बच्चे जहां रहते हो, जहां जहां रहते हो, एक बड़ा सा मान लीजिए वो गांव है, शहर है, कस्बा है, नगर है, उस नगर की, उस कस्बे की बोली लगती थी। जो सबसे ज्यादा इस कस्बे से, इस क्षेत्र से बोली लगाकर सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उसको ये क्षेत्र दे दिया जाएगा और वो राजस्व एकत्रित करके ब्रिटिश राजस्व में देगा। तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को वो क्षेत्र दे दिया जाता था। अब हुआ क्या, दे तो दिया गया, लेकिन जो राजस्व की रकम है वो हमेशा घटती और बढ़ती रही। इससे ब्रिटिश अनुमान ही नहीं लगा पा रहे थे कि हम कच्चा माल कितना खरीदें, कितना वहां भेजें, क्योंकि राजस्व ही कंफर्म नहीं है। तो 76 जैसे 5 साल हुआ, इनके समझ में आ चुका था कि बिना एक स्थायी कोई चीज किए हम ये काम नहीं कर सकते, और जमींदारों को साथ लेना इनकी मजबूरी थी। ये बात अब वारेन हेस्टिंग समझ चुके थे। इसी वजह से 1776 में जो इजारेदारी व्यवस्था थी, जो 5 वर्षीय थी, उसको 1776 में 1 साल के लिए कर दिया गया। अब हर साल निर्धारित होगा कि कितना राजस्व दिया जाएगा, यानी ठेका अब 1 साल का दिया जाएगा, 5 साल का ठेका नहीं दिया जाएगा। अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हो, एक बार मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे जमीन बहुत ज्यादा है और आपने उस जमीन को 5 साल के लिए लीज पर दे दिया, कुछ पैसे लिए और उस पैसे को ठेके पर दे दिया कि आप इसको 5 साल जोतिए बोइए, हमें इतना पैसा दे दीजिए। पहले ये 5 साल था, अब 1 साल के लिए वो चीजें ठेके पर दी जाने लगी कि आप 1 साल से यहां से भू राजस्व हमको इतना दोगे, 1 साल तक आप इसको जैसे मन करे वैसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमको राजस्व इतना चाहिए। लेकिन अब आज इस समय क्या हुआ, 1776 का जो दौर है, इस समय जो ब्रिटेन का अमेरिका उपनिवेश था, उस समय वो आज़ाद हो चुका है। अब भारत पर अपना उपनिवेश मजबूत करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिससे राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हो। कच्चा माल जो वहाँ से कुछ मिल जाता था अमेरिका से, वो अब खो चुका है। तो अब पूरी तरीके से ये निर्भर किस पे है, भारत पे। तो भारत को और मजबूती के साथ ये पकड़ना चाहते हैं, उसके राजस्व को लेना चाहते हैं। इसी वजह से इसी दौरान भेजा जाता है किसको, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है भारत का 1776 में। जब कॉर्नवालिस यहाँ आता है तो सबसे पहले उसने ये जो ठेके वाली प्रथा थी, 1 साल की प्रथा थी, उसको समाप्त करता है और एक नई व्यवस्था का सूत्रपात करता है जिसका नाम रहता है जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था। इन सबको एक ही नाम से जाना जाता है, या स्थायी बंदोबस्त, ये सब मतलब है जमींदारी व्यवस्था से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब इसको शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कॉर्नवालिस ये समझ चुके थे हमें एक स्थायित्व चाहिए, और शुरुआत में जब ये आते हैं तो जमींदारी व्यवस्था के तहत 1790 में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, लेकिन इनको बहुत जल्द ही, लगभग 1-2 सालों में ही इनको समझ में आ गया कि जो है हम 10 साल का ये जो समय है, ये भू राजस्व की पैमाइश के लिए, भू राजस्व की माप के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से 1793 में क्या किया, जमींदारी व्यवस्था को स्थायी रूप से कन्वर्ट कर दिया कि अब जो है ये स्थायी है, लगान एक बार फिक्स हो जाएगा, भू राजस्व एक बार फिक्स हो जाएगा, उतना ही हमें आप लोग दोगे, चाहे जैसे दोगे। तो ये चीजें, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1793 में स्थायी कर दिया था। 1772 में आता है फ्रेंड्स, बहत्तर के, देखिए यहां पे 1772 के में आ जाता है पल्लवी मिश्रा जी। 1700 वॉरेन हेस्टिंग 74 नहीं 72 में ही आ जाता है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग पहले ही आ जाता है 72 में, 74 में नहीं, 72 में रहता है वॉरेन हेस्टिंग। और 72 में जैसे ही आता है, सबसे पहले ये द्वैध शासन की समाप्ति करता है। ठीक है, 72 में, 74 में नहीं। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, तो देख, ठीक है, अब जो है कितना परसेंट भूभाग पर ये चीजें जो लागू थी, अब सबसे पहले कितने परसेंट भूभाग पर लागू था, 19% भूभाग पर लागू था। क्षेत्र कौन कौन से थे, तो क्षेत्र था
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र ये था। और इसमें 10/11 भाग ब्रिटिश को देना होता था और 1/11 भाग वो जमींदार जिनको दिया गया था जमीन, आप यहाँ से राजस्व उगाही कर कर किसानों से हमें दोगे, तो जमींदार 1/10 भाग रखते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी, ये तो कन्फर्म हो गया कि 10/11 भाग ब्रिटिश कंपनी को दोगे, लेकिन जमींदार किसानों से कितना वसूल करेंगे इसकी कोई बात नहीं की गई थी। इसीलिए जमींदारों ने स्थायी बंदोबस्त के तहत बहुत ज्यादा शोषण किया था किसानों का, और काफी किसानों की स्थिति इस दौरान खराब भी हुई थी। और इसमें एक फैक्ट कभी कभी पूछ लेता था, स्थायी बंदोबस्त का सपोर्ट करने वाला जो भारतीय नेता था कौन कौन था, तो रमेश चंद्र दत्त और राजा राम मोहन रॉय ने स्थायी बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने की बात की थी। ठीक है, और इनकी मंशा अलग थी, वो मैं मीन्स का टॉपिक है, इनकी मंशा गलत नहीं थी, ना रमेश चंद्र दत्त की और ना ही राजा राम मोहन रॉय की। तो इतना आप समझ लो, ये दोनों लोग थे जो स्थायी बंदोबस्त का सपोर्ट करते थे। अब ये चीजें हो गई कंफर्म। इसके बाद जो है रैयतवादी व्यवस्था की शुरुआत होती है। रैयतवादी व्यवस्था जब शुरुआत होती है तो ये जो है अब समझ में इन लोगों के आता है कि जमींदार ज़्यादा जो है किसानों का शोषण कर रहे हैं और उसका लाभ कंपनी को नहीं बल्कि वो जमींदार स्वयं अपने पास रख रहे हैं। और सूर्यास्त का नियम वो सब चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें रिवीजन करेंगे तो फिर वही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक, सूर्यास्त का नियम आप ध्यान दे लीजिएगा, 1794 में आया। और उसके बाद सूर्य ढलने से पहले यदि उसे जो है अंग्रेजों को नहीं दिया जाता था तो उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। इससे अनुपस्थित जमींदारी की शुरुआत भी हो जाती है। ठीक है, तो अब रैयतवादी व्यवस्था पे हम थे। रैयतवादी व्यवस्था में अंग्रेजों ने ये फील किया, ब्रिटिश कंपनी ने ये फील किया कि अगर जमींदारों को बीच से हटा दिया जाए तो जो राजस्व मिलता है, जो जमींदारों को देना पड़ता है, वो जमींदारों को नहीं देना पड़ेगा, वो सारे के सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। इसी वजह से क्या किया, रैयतवादी व्यवस्था में डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी ने किसानों के साथ समझौता किया, उन रैयतों के साथ समझौता किया जो वहां के भूमिदार थे, तो उनको पट्टा दिया, उन जमीन का पट्टा दिया। पट्टा देने का मतलब मैंने उस दिन भी आपको बताया था और आज भी बता दे रहा हूं, पट्टा देने का मतलब है कि ये जमीन आपकी है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा आपको कोई हटा नहीं पाएगा। जैसे कि कोई जमींदार है उस क्षेत्र में, तो वो जमींदार उसको परेशान ना कर पाए, इस वजह से रैयतों को पट्टा दे दिया गया कि जिस जमीन पर आप अपना कृषि उत्पादन कर रहे हो, उसको जोत रहे हो, बो रहे हो, उसमें उत्पादन कर रहे हो, ये जमीन आपकी है, आपको पट्टा दे दिया जाता है। तो ये चीजें होती रहती है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद ध्यान देना, फिर ठीक है लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब रैयतों के साथ पट्टा दिया गया तो रैयतों का जो लगान की वसूली थी वो पूरे राजस्व का हर किसान का 1/3 भाग किसको देना होता था, ब्रिटिश कंपनी को देना होता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी मांगे बढ़ती गई। ये था औसत उत्पादन के आधार पर, औसत उत्पादन जितना उस क्षेत्र का किसानों का औसत उत्पादन, एक गांव लिया, उस क्षेत्र के औसत का उत्पादन जो है किसानों का, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, उसके आधार पर इन्होंने राजस्व वसूली लगाई। लेकिन धीरे धीरे इनकी मांगे बढ़ती गई। 1/3 लिखा मिलता है, 1/3 शुरुआत में रहता है। और अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो क्षेत्र में मैंने आपको बताया था सबसे पहले 1792 में 12 महल क्षेत्र में अलेक्जेंडर रीड द्वारा रैयतवादी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रायोगिक रूप से रैयतवादी व्यवस्था की शुरुआत अलेक्जेंडर रीड द्वारा कहां की गई, तो आपको ध्यान देना है मद्रास के एक छोटे से क्षेत्र 12 महल क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र 12 महल में। अगर आपसे पूछा जाए इसकी विधिवत शुरुआत किसने की, तो थॉमस मुनरो कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं टॉमस मुनरो भी मिलता है। तो थॉमस मुनरो द्वारा इसकी शुरुआत 1820 में पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई। इसीलिए उसको मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाकर वहां भेजा जाता है और व्यापक रूप से पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवादी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में करता है। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहता है, टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो, तो 1820 से 27 तक उस प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना रहता है। बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि 1825 में रैयतवादी व्यवस्था को बंबई में भी लागू कर दिया जाता है। अगर इसका एक बार क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें मद्रास, बंबई, असम
और कुर्ग का क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र थे फ्रेंड्स। इन चारों क्षेत्रों में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो इसमें भी आपको मैंने बताया था, जो किसान अपना समय पर भू राजस्व नहीं दे पाता था, अपने राजस्व का 1/3 भाग अंग्रेजों को नहीं दे पाता था, उसकी जमीन को छीन लिया जाता था। और कल एक बच्चे ने पूछा था, सर उस जमीन को फिर किसको दिया जाता था? जो आसपास के और किसान थे, जो उनको दे दिया जाता था, जो कहते थे कि हम इस क्षेत्र से आपको 1/3 राजस्व देंगे, वो जमीन उससे हटाकर उसके नाम पट्टा कर दिया जाता था। इससे हुआ क्या, बहुत सारे किसान, लगभग लाखों किसान, जिनकी जो जहां जिस भूमि पर जोतते थे, जहां उत्पादन करते थे, उस भूमि से ही उनको बेदखल कर दिया गया। इसी वजह से आप देखते हो इस दौरान अकाल भी पड़ता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के रूप में, जमींदार उनको डांटते थे, मारते थे, लेकिन खाने के लिए देते थे, कृषि कार्य उनसे करवाते थे। लेकिन ब्रिटिश क्या कर रहा है, उनको उस जमीन से हटा दे रहा है, उनको भीख मांगने पर, एक समझ लीजिए भीख मांगने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं रह गया जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, जिससे वो खाना खा सके। इसी वजह से उस समय अकाल जब पड़ता था तो भिक्षा भी नहीं मिलती थी। ऐसा कहा जाता है अकाल का दौर वही होता है जिसमें भीख मांगने पर नहीं मिलता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के रूप में कल मैंने अकाल के बारे में आप लोगों को बताया था। और तीसरा मैंने आपको बताया था महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था के तहत हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है पूरे गांव के साथ एक समझौता कर लिया जाता था। उस गांव का जो पूरा उत्पादन है, उस उत्पादन को अनुमान के आधार पर, मैंने एक वर्ड यूज किया था अनुमान। यहां पर कोई वैसा नहीं था कि आप इतना भाग दोगे, इसका इतना भाग दोगे। उस पूरे गांव का मुखिया के साथ ये अनुमान के रूप में, उसके उत्पादन का अनुमान के रूप में संबंध बना लिया जाता था कि आप इतना हमको राजस्व के रूप में दोगे। और वो मुखिया उन किसानों से, उन रैयतों से वो पैसा वसूल कर भू राजस्व एकत्रित करके ब्रिटिश कंपनी को भेजता था। और इसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी कि इन मुखियाओं को ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि आप जिसको चाहो उन किसान को हटा सकते हो, उसकी जगह दूसरे को रख सकते हो। इस वजह से ये शोषणकारी कैसे हुआ, जो किसान की फसल अच्छी नहीं हुई, कि किसी भी कारण, बारिश के कारण या कोई और कारण रह गया, फसल अच्छी नहीं हुई, अब वो लगान नहीं दे पा रहा है मुखिया को, तो मुखिया क्या कर रहा है, उस जमीन से उसको बेदखल कर दे रहा है और उसकी जगह दूसरे को बैठा दे रहा है। तो ये भी रैयतवारी के जैसा हुआ। वहां ब्रिटिश कंपनी हटा रही है किसानों को और यहाँ उस गांव का मुखिया उस किसान को हटा रहा है। तो ये सब चीजें आप समझ रहे हो, पैटर्न वही है। शोषण किसानों का हो रहा है, कृषि का पतन हो रहा है, कारीगर शिल्पी सब खत्म हो रहे हैं, और फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिश कंपनी को। और दूसरे जमींदार को, जो मुखिया है, वो बड़े बड़े हो रहे हैं, वो अपनी भोग विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 1819 में सबसे पहले जो है इसका सूत्रपात मार्टिन, ये इन्होंने किया था। नाम ध्यान नहीं आ रहा है, नाम अगर किसी को याद हो तो जल्दी से बताइए। एक नाम मैंने लिया था, चलिए अभी आएगा बता देंगे। सबसे पहले शुरुआत 1819 में सूत्रपात करते हैं और 22 में इसका कानूनी रूप से इसको लागू कर दिया जाता है। और आपको पता है उसके बाद 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के समय में ये सबसे सबसे अच्छे रूप में सामने आता है महालवारी व्यवस्था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कल का नाम याद है? अगर कोई रिवीजन किया होगा तभी उसको याद होगा, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको
अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स, आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आवाज़ आ गई, यहाँ से बंद हो गया था। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, एक ददनी प्रथा, एक दुबला हाली प्रथा और एक तीन कठिया प्रणाली। ठीक है, आवाज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रही है आवाज़ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताइए आप लोग, अब आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है फ्रेंड्स? अब आ रही होगी आवाज़, अब आ रही होगी ना? आवाज़ नहीं आ रही, अब तो आ रही होगी फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से बताइए, अब आवाज़ आ रही है ना? चलिए ठीक है, अब आवाज़ आ रही है। अब बताते हैं जो तीन चीज़ें और मैंने आपको बोली थी। एक, सबसे पहले मैंने आपको कराया था दुबला हाली प्रथा। मैंने आपको बताया था दुबला हाली ऐसे ऐसे दास होते थे जो अपने अपने स्वामी को ही अपनी संपत्ति और संरक्षक मानते थे। किसको? जो जिनके वो दास रहते थे। और हाली का मतलब मैंने आपको बताया था, ये बंधुआ मजदूर थे, मतलब इनसे ज़बरदस्ती काम करवा लिया जाता था और जो है उसके बदले उनको पैसा नहीं दिया जाता था। और ददनी प्रथा के बारे में मैंने बताया था कि कृषकों को एक छोटी सी अग्रिम राशि देकर उनसे जो मन करता था उत्पादन करवाते थे। तीसरा मैंने आपको बताया था तिनकठिया प्रणाली। ये भी ज़बरदस्ती किसानों के साथ किया जाता था और उनके क्षेत्र का, उनकी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे तिनकठिया प्रणाली के माध्यम से। तो दुबला हाली, ददनी प्रथा आपसे पूछा जा सकता है, दुबला हाली भी आपसे पूछा जा सकता है, और तिनकठिया प्रणाली, ये तीनों पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछा भी गया है, इस वजह से भी इसको डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 1857 का विद्रोह। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ऐसा कहा जाता है 1857 का जो विद्रोह हुआ, तात्कालिक कारण एक रहता है, जो सुअर और गाय की चर्बी से संबंधित जो कारतूस की बात रहती है, वो तात्कालिक कारण था। लेकिन क्या इस वजह से जनता इतनी प्रखर हुई अंग्रेजों के खिलाफ? नहीं। इसका कारण जब आप ढूंढने जाओगे तो 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद से और 1857 के बीच का जो काल है, यानी 100 साल का जो कार्यकाल, जो अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाकर लूटा, जो उनकी नीतियां रही, चाहे वो राजनीतिक नीतियां हो, चाहे वो प्रशासनिक नीतियां हो, चाहे वो सैनिक कारण रहा हो, चाहे वो आर्थिक कारण रहा हो, चाहे वो सामाजिक और धार्मिक कारण रहा हो, ये सब कारणों ने मिलकर ब्रिटिश के प्रति लोगों में जो असंतोष की भावना थी, वही जो है 1857 के विद्रोह में सामने आया। अब हम उन कारणों को एक एक करके समझेंगे कि राजनीतिक कारण क्या क्या थे, प्रशासनिक कारण क्या क्या थे, सैनिक कारण क्या क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, और उसमें आपसे सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे, ये सारी चीज़ों में क्या क्या रोल अदा करता है। और एक छोटे से मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से जो उनके खुद के सैनिक रहते हैं, जो भारतीय सैनिक रहते हैं, और बहुत सारे लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिसमें नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बाबू कुंवर सिंह, बख्त खां, लियाकत अली, ये सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, ये सबसे भयानक विद्रोह था। और उन्हीं का एक इतिहासकार, अंग्रेजों का ही एक वफादार कहता है कि यदि जमींदारों ने अवरोधक का काम ना किया होता तो 1857 के विद्रोह की जो आंधी थी, वो हमें पूरे के पूरे बोरिया बिस्तरा लेकर हमें वापस जाना पड़ता। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, अब जो कल की क्लास थी आप लोग समझ गए फ्रेंड्स? जल्दी से आप लोग बताइए।
फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह की। चलिए, सब क्लियर है, आगे चलते हैं हम। 1857 के विद्रोह का सबसे पहले एक लाइन में हम क्या क्या कारण थे वो ले लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, और लास्ट जो है आपका तात्कालिक कारण। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन बिंदुओं को देखेंगे, और जो थोड़ा बच्चा इसमें समझदार होगा। वॉइस गायब, कुछ बच्चे लिख रहे हैं वॉइस गायब। वॉइस आ रही नहीं फ्रेंड्स, वॉइस तो ठीक होनी चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए। वॉइस गायब है क्या? ऐसा तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। राजनीतिक कारण सबसे पहले। ध्यान से समझिएगा। वेलेजली की सहायक संधि, दूसरे की बात अगर किया जाए, डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, कोई दिक्कत? एक फ्रेंड्स कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए किसने बोला है वॉइस गायब। आर यदुवंशी जी ने बोला वॉइस गायब, जल्दी से आप बताइए क्या ऐसा है? आ रही है, आ रही है, ठीक है, सब बच्चे कह रहे हैं आ रही है। पेशवा का पेंशन रोकना, ठीक है फ्रेंड्स। चौथे की अगर बात किया जाए, कोई नहीं, सबका आ रहा है, एक बार आप यदुवंशी जी आप देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अवध का कुप्रशासन का विलय, कुप्रशासन के आधार पर, अवध का विलय, ये सारे कारण क्या थे? ये एक एक टॉपिक है। वेलेजली की सहायक संधि अलग से पढ़ाया है, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत अलग से पढ़ाया है, पेशवा की पेंशन रोक दी जाती है इसलिए नाना साहब जो है मैदान में उतरते हैं, और कुप्रशासन के आधार पर अवध के सैनिक बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स। अब अवध के बारे में फ्रेंड्स एक चीज आपको मैं बताता हूं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अवध का जो रेजिडेंट रहता है वो स्लीमैन रहता है। डलहौजी आते हैं और इससे रिपोर्ट मांगते हैं कि आप रिपोर्ट दीजिए कि जो है, आप रिपोर्ट दीजिए कि कुप्रशासन के आधार पर
अवध में बहुत व्यवस्था अव्यवस्था फैली हुई है और उसका आधार लेकर मैं अवध को विलय कर लूं। लेकिन स्लीमैन ने क्या किया, स्लीमैन ने रिपोर्ट में अवध के विलय से इनकार कर दिया। अवध को विलय से, ऐसे लिख लो इसको, रेजिडेंट स्लीमैन ने इनकार किया। समझ रहे हो, स्लीमैन उस टाइम अवध का रेजिडेंट था और इससे रिपोर्ट मांगी गई कि आप रिपोर्ट दीजिए। किसने मांगा, डलहौजी ने रिपोर्ट मांगा कि आप रिपोर्ट दीजिए और इसके आधार पर हम अवध का विलय कर लें। लेकिन अपनी रिपोर्ट में स्लीमैन अच्छा व्यक्ति रहा होगा, इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में साफ साफ रिपोर्ट में लिख दिया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अवध का विलय करना सही नहीं है, अतः विलय नहीं किया जाए। तो विलय इसके आधार पर रिपोर्ट में इसने लिख दिया। तो अब डलहौजी नहीं विलय कर सकता था, तो डलहौजी ने क्या किया, स्लीमैन को रेजिडेंट के पद से हटा दिया। रेजिडेंट के पद से हटाकर वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। किसको, जेम्स आउटरम को। जेम्स आउटरम को रेजिडेंट बनाया गया। जेम्स आउटरम अवध का रेजिडेंट बना दिया और इसने फिर रिपोर्ट इनसे मांगी गई। अब इसीलिए इनको रेजिडेंट बनाया ही गया अवध का। उसको हटाकर स्लीमैन को हटा दिया और इनको रेजिडेंट बनाया गया। इसने अपनी रिपोर्ट में कुप्रशासन की चीजें बताई कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, अव्यवस्था फैली हुई है, अतः अवध के उद्धार के लिए डलहौजी आप जो है सरकार, आप इसको अवध को विलय कर लीजिए कुप्रशासन के आधार पर। और कुप्रशासन के आधार पर ही क्यों किया, क्योंकि उत्तराधिकारी बहुत सारे थे अवध के। नवाब वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब रहता है उसी को हटाकर इसका विलय कर लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अवध का विलय किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, तो अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी द्वारा 1856 में कर लिया गया था। उस समय अवध के नवाब कौन था, अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो अंतिम नवाब भी अगर आपसे बात करें, अवध का अंतिम नवाब कौन होगा, तो वाजिद अली शाह। ठीक है, यहां तक बच्चे कोई दिक्कत आप सबको? यहां तक कोई दिक्कत है फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए अब दूसरा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक कारण। पहला वाला समझ में आ गया, राजनीतिक कारण समझ में आ गया, आप लोगों को आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब यहां क्या किया, भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर भारतीयों को प्रशासन से बाहर, ठीक है, इनको प्रशासन से ही बाहर कर दिया भारतीयों को। लिखने वाला प्लीज रिपीट, बिंदु पाठक जी मैं समझ नहीं पाया, लिखने वाला प्लीज रिपीट, समझ नहीं पाया आप क्या क्या लिखना, लिखा तो मैंने सब कुछ है। और जहां कहीं भारतीय बैठे थे उच्च पदों से हटाकर भारतीयों को उच्च पदों से हटाकर ब्रिटिश अधिकारी को बैठाना। ब्रिटिश व्यक्ति की नियुक्ति आप लिख सकते हो।
बिंदु पाठक जी, आप अपनी बात दोबारा रिपीट कीजिए, हमें समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो। आपने लिखा है लिखने वाला प्लीज रिपीट। लिखा तो मैंने सब कुछ है, टॉपिक को बताओ क्या रिपीट करना है। न्याय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ। इस लाइन का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का यह मतलब हुआ कि अगर कोई मुद्दा, कोई विवाद अंग्रेजों का है तो वो कोई भी भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश का मुकदमा एक ब्रिटिश न्यायाधीश ही देख सकता है, भारतीय न्यायाधीश नहीं देख सकता। लेकिन वहीं भारतीय संबंधित कोई मुद्दा रहेगा, मतलब भारत के व्यक्तियों से संबंधित कोई विवाद रहेगा तो वो ब्रिटिश न्यायाधीश देख सकता है, लेकिन ब्रिटिश का कोई मुकदमा भारतीय न्यायाधीश नहीं देख सकता। इतना हीन समझते थे भारतीय न्यायाधीशों को भी। इसीलिए यहां लिखा न्याय के क्षेत्र में स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ। ये कहते हैं कि भारतीय इतने वो नहीं है, इतने न्यायिक नहीं है कि वो ब्रिटिश जैसे विवादों को वो निर्णय अपना सुना सकें और वो सही हो। एक कहते हैं नस्लवाद संबंधी दिक्कत थी कि एक काला व्यक्ति कैसे गोरे का निर्णय सुना सकता है, तो नस्लीय भेदभाव भी था। ये आपका मैं उसमें करवाऊंगा धार्मिक में। अच्छा, अवध वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिंदु पाठक जी, मैं अवध वाला रिपीट कर देता हूं। समझा देता हूं अवध वाला मैं आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था 1856 में डलहौजी द्वारा अवध का विलय कर लिया गया, इतना बता दिया था मैंने आपको। तो अवध का विलय करने से पहले, अवध का विलय करने से पहले वहां का रेजिडेंट कौन था? स्लीमैन था। तो डलहौजी जब आया, मैंने बताया था युद्ध के तहत किसको किसको अपनाया? पंजाब को, सिक्किम को। 1850 वही था फ्रेंड्स, 49 मैंने बोला था, अधिकतर जगह 85 है और 85 आपको मानना है। सिक्किम का विलय 1850 में, निचला बर्मा या पेगू का विलय 1852 में। फिर मैंने आपको बताया था कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। तो अवध का विलय 1856 के पहले वहां जो शासक, वहां जो रेजिडेंट था वो स्लीमैन था। तो डलहौजी ने स्लीमैन से यह बात की कि आप हमें एक ऐसी रिपोर्ट बना के दो और उसमें लिखो कि अवध जो है बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ की जनता बहुत परेशान है अपने राजा से, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, अराजकता फैली हुई है। इस आधार पर आप हमें रिपोर्ट बना के दो और मैं कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लूंगा। लेकिन स्लीमैन ने यह सब करने से मना कर दिया और अपने रिपोर्ट में कहा कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, अतः अवध का विलय करना सही नहीं है ब्रिटिश कंपनी के लिए। तो इन्होंने जब अपनी, स्लीमैन ने अपनी रिपोर्ट भेजी तो डलहौजी की बातें, डलहौजी को बुरा लगा कि डलहौजी कहा बताओ गवर्नर जनरल मैं और तुम केवल एक क्षेत्र के रेजिडेंट हो और हमारी बात नहीं माने, जैसा रिपोर्ट मैंने बनाने को कहा आपने रिपोर्ट नहीं बनाया, आप रेजिडेंट के पद से हटो। इनको रेजिडेंट के पद से हटा दिया जाता है, उसकी जगह आउटरम को भेजा जाता है। आउटरम को भेजा जाता है। तो जब आउटरम को वहां का रेजिडेंट बना के भेजा गया, तब आउटरम ने रिपोर्ट दी कि हाँ जैसा आप चाह रहे हो वैसे दिक्कत है, अवध में बहुत दिक्कत है, अराजकता फैली हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं, नवाब वाजिद अली शाह केवल और केवल विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है, अपनी जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है। अतः अवध की जनता के लिए, अवध को आगे बढ़ाने के लिए, अवध में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अवध का विलय करना ही उचित होगा। इसी वजह से डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय कर लिया कुप्रशासन का आरोप लगा के। ठीक है बिंदु पाठक जी, सभी बच्चे जो थोड़ा कम समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। विनोद कुमार जी एक नए आए हैं, इन्होंने भी बोला सर कोई बुक बता दीजिए। क्लास के लास्ट में आज फिर मैं चर्चा कर लूंगा एक बार बुक के बारे में, ठीक है।
और जो बच्चे देखिए, जितने बच्चे आप सब लोग हो, जिन्होंने पे किया है, पैसे पे करके बैच खरीदा है आर ओ का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर ओ जो जो क्रिडोज डाउट ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, वो लोग जुड़े नहीं हुए हैं। तो लिंक सेंड कर दिया गया है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लो। और उसमें बहुत सारे बच्चे, लगभग 150 या कुछ ऐसे बच्चे हैं, उसको ज्वाइन किए हुए हैं। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो उसको, लिंक को ज्वाइन कर लें, और वहां अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। जैसे हिंदी में पत्र वत्र लिखने की बात थी तो शरद सर उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप कर लो, वहां मैं भी जुड़ा हुआ हूं, और भी टीचर्स जो होंगे आगे आएंगे पढ़ाएंगे तो वो जुड़े रहेंगे। तो कभी जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ना समझ में आए, तो वहां पे आप लोग अपनी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। डलहौजी ने, ध्यान समझिएगा, बुक का बाद में बात करेंगे, बुक का विनोद कुमार जी, बुक की बाद हम बात में कर लेंगे, ठीक है, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। डलहौजी ने तंजौर कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। ये प्रशासनिक कारण में आप लिख सकते हो, प्रशासनिक कारण में क्या क्या चीजें शामिल थी, ये चीजें आप लिख सकते हो। ये भेज दिया गया है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन सेंड कर दिया गया है। ये आप गुरु, ये उस पे शायद जो ऐप है जहां नोटिफिकेशन आप लोगों का जाता है, उसमें देखिए एक नोटिफिकेशन ये भी गया होगा, वो क्लास ओवर होने के बाद जुड़ सकते हो। एक नोटिफिकेशन ये भी गया है कि जो लिंक है वो दे दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए, उस लिंक को आएगा, टेलीग्राम लिंक है वो, वहां से आप उसको क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में क्रिडोज डाउट ग्रुप नाम से है, उस पर जुड़ जाओ। बहुत सारे बच्चे आपके ही क्लास के जुड़े हुए हैं जो पत्र लिखकर दिखा रहे हैं बच्चों को। शरद सर उसका रिप्लाई भी देते हैं, देखते भी हैं, गलतियां होती है तो बताते भी हैं। और एक दो चीजें और आप लोगों के लिए है बच्चे, अगर आप लोग जैसे जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या देख रहा हो, तो एप्लीकेशन पर 26 टेस्ट यूपीएससी का फ्री में अपलोड कर दिया गया है। 26 टेस्ट यूपीएससी का, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीएससी का अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों को देखना है तो एप्लीकेशन पर जाकर आप उसको भी देख सकते हो। वो एप्लीकेशन जो है यूपीएससी का टेस्ट पे है, एप्लीकेशन पे है, और उसका शुल्क क्या है, केवल 9 रुपए है। 9 रुपए इसलिए लिया गया क्योंकि वो एप्लीकेशन चार्ज है, वो संस्था को नहीं मिलता है, वो एप्लीकेशन चार्ज है 9 रुपए, मिनिमम 9 रुपए आपको जमा करना होगा वहां। तो आप 26 टेस्ट वहां से लगा सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और आगे इसमें कैनिंग ने घोषणा कर दी थी, इसी समय कैनिंग ने घोषणा की, कैनिंग की घोषणा थी कि जो मुगल बादशाह को बादशाह कहा जाता था, अब उसको केवल राजा कहा जाएगा, वो भारत का बादशाह नहीं रह गया। ये कारण भी एक था प्रशासनिक में, नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो कैनिंग ने घोषणा की कि मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी अब केवल राजा कहे जाएंगे, यानी इनकी भी उपाधियां छीन ली। हाँ, ये
ये एक अनूप कुमार जी ने लिखा है, दरों दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो मेरे अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये किसने कहा है? वाजिद अली शाह ने ही कहा था। ठीक है, आगे चलें फ्रेंड्स। चलिए, लास्ट एक उसी में लिख दें। नहीं आएगा, एक नया पेज लेते हैं। प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए योग्यता को नहीं बल्कि धर्म को आधार बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे कारण क्या थे? प्रशासनिक कारण में आएंगे। यहां तक कोई डाउट फ्रेंड्स? हिस्ट्री का पीडीएफ सब पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। राजकुमार जी, हिस्ट्री जितनी पढ़ाई गई है सब पीडीएफ पढ़ा हुआ है, हर दिन भेज दी जाती है पीडीएफ। अब अगला लिखते हैं, सामाजिक धार्मिक कारण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको जानना क्या है, पारंपरिक भारतीय संस्कृति को इन्होंने हीन मानकर इसमें बदलाव करना शुरू किया। पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना शुरू किया। बदलाव करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या बदलाव किए वो सब हमें देखना है। ठीक है सर, मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। नहीं राजकुमार जी, आपका मैसेज ही तो पढ़ा, हिस्ट्री की पीडीएफ। अब इससे क्या हुआ, रूढ़िवादी जो तबका था, रूढ़िवादी ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। ठीक है, इससे रूढ़िवादी तबका क्या होगा? ब्रिटिश के खिलाफ होगा। अगर उनकी संस्कृति में आप हस्तक्षेप करोगे, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो रूढ़िवादी ट्रेडिशनल में फंसे हुए हैं, ट्रेडिशनल जो कल्चर है, कल्चर तो अच्छा शब्द हो जाता है, रूढ़िवादी एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे दास प्रथा है, नरबली प्रथा है, सती प्रथा है, इन सब पर प्रतिबंध धीरे धीरे लगाया गया, आप देखते हो। तो इन सब को प्रतिबंधित करने की वजह से जो रूढ़िवादी समाज का एक तबका था, उसने क्या किया, वो ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे लेते हैं। पहला अगर इसका पॉइंट देखोगे तो 1813 में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति, ये बहुत बड़ा कारण था। इसका जो भारत में काफी विरोध भी किया गया फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे। पुष्पा बिंद। चलिए आगे चलें फ्रेंड्स, और आगे इसी के संदर्भ में क्या किया गया, आगे क्या हुआ, बेरोजगार, विधवाएं, गरीब तबके के लोग,
गरीब तबके के लोगों को धर्मांतरण भी कराया गया। धर्मांतरण भी कराया गया। ये सब चीजें एक एक करके आप समझते जाइएगा। और इसी में मैंने आपको बताया था नस्लवादी भेदभाव की नीतियां। नस्लवादी भेदभाव की नीतियां आगे अगर आपसे बात किया जाए तो इसी में आप लिख सकते हो 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश हो गया। अधिनियम पेश, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश हुआ किसके समय? पेश हुआ था डलहौजी के समय। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू हुआ कैनिंग के समय। कैनिंग के समय ये भी 56 में डलहौजी जाता है और 56 में कैनिंग आते हैं और कैनिंग के समय 56 में ही ये जो है लागू हो जाता है। ठीक है, आगे चले। और इसमें और चीजें अगर लिखना है तो ब्रैकेट में यहीं डाल के लिख सकते हो। और किन किन चीजों पे सुधार किया? सती प्रथा, बाल विवाह, नरबली प्रथा, दास प्रथा हो गया, आदि पर प्रतिबंध। ये सब सामाजिक धार्मिक कारणों में आएंगे। ये सारे कारण व्याप्त थे। ठीक है, राजकुमार जी पीडीएफ एक में फ्रेंड्स ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास अलग अलग चल रही है। अब ये एक साथ पीडीएफ नहीं भेजा जा सकता क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब एक साथ ये आज की क्लास हुई, आपको डाउनलोड करके भेज दी गई, तो इसको फिर कन्वर्ट करना, फिर एक साथ भेजना, फाइल भी बहुत बड़ी हो जाएगी, आपके पास डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से जैसे जैसे आपके पास जा रही है आप लोग डाउनलोड करते जाइए और उसको देखते जाइए। और लास्ट में अगर बोला जाए पाश्चात्य शिक्षा ने, अगर इसी में जोड़ा जाए, यहीं लिख देते हैं पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय परंपरागत जो सामाजिक तत्व थे उसको खत्म कर दिया। समाज की मूल विशेषताओं को क्या कर दिया फ्रेंड्स? मूल विशेषताओं को खत्म कर दिया। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, समाज की मूल्य से लिख देते हैं, समाज की मूल विशेषताओं को मूल विशेषताओं को खत्म कर दिया। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलें अब, चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आर्थिक कारण हम देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ एक में। ठीक है, अब आर्थिक कारण हम देखते हैं। आर्थिक कारण में क्या क्या हो सकता है? अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां, भू राजस्व नीतियां, इसमें क्या क्या आ जाएगा? वही जमींदारी व्यवस्था, इससे बहुत असंतोष फैला था इन तीनों से। रैयतवारी व्यवस्था,
महालवारी व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए लव कुमार जी, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी, लवकुश जी का ये कहना है। एक बार मैं कंटेंट टीम से या मोहित सर से एक बार बात करूंगा, अगर ये पॉसिबल होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर करूंगा, पॉसिबल होगा तो ज़रूर करवा देंगे। ठीक है। अब इन तीनों से क्या हुआ? किसानों का जमकर शोषण हुआ, किसानों का जमकर शोषण हुआ। ठीक है, इन तीनों से किसानों का बहुत तगड़े से शोषण हुआ, ये सब बात आप लोगों को पता है, करवाया जा चुका है, उसी को अब हम एक क्लास में समेट रहे हैं। इनकी जो नीतियां थी, ब्रिटिश नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, जिसमें हथकरघा, शिल्पी, कुटीर उद्योग, ठीक है, ये इन सब चीजों को समाप्त कर दिया गया, इनकी नीतियों ने समाप्त कर दिया। और अंत में आप देखोगे कृषि के वाणिज्यीकरण से वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। खाद्य संकट की स्थिति समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो हम इतना इसको डिटेल में ले रहे हैं ठीक है? जल्दी से बताइए आप लोग। आर्थिक कारण में हमने चीजें लिख दी, मेन मेन जो चीजें थी। अब हम आगे चलें फ्रेंड्स। आराधना जी सर पीपीटी से पढ़ा दीजिए। हाँ, देखो कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत मैं करूंगा लेकिन लिखना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सैन्य कारण, सैन्य कारण में सबसे पहले भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात। सैनिकों का जो अनुपात है फ्रेंड्स, फाइव इज टू वन। लिख के पढ़ाने से फ्रेंड्स क्या होता है, चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान है। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव, ठीक है, यह भी आपको ध्यान देना है कि सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान है। और इसमें योग्यता के बावजूद भी भारतीय सैनिक अधिकतर सूबेदार तक के पद तक ही पहुंच सकते हैं। योग्यता के बावजूद भी भारतीय
सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे। सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। इसमें क्या है, सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाने लगा। सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाने लगा। और आपको पता है कि 1856 में जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, 54 में डाकघर अधिनियम लाया गया। तो पहले 56 को समझ लेते हैं। 56 में ये जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, इसमें कहा गया कि सैनिकों को जब ब्रिटिश चाहेगी समुद्र के पार भेजा जाएगा, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए उनको समुद्र पार भी भेज दिया जाएगा। उस समय तत्कालीन समय में समुद्र पार जो धार्मिक मान्यताएं थी वो अशुभ माना जाता था, वो सही नहीं माना जाता था, ये धर्म भ्रष्ट करने वाला माना जाता था। इस वजह से इसके भी सैनिक खिलाफ हुए। अब जो सैनिक हैं वो भी पंडित के घर से आते होंगे, किसी और के घर से आते होंगे, इसका मतलब इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। क्योंकि समुद्र पार जो है धर्म भ्रष्ट, समुद्र में अगर आपने पार किया तो धर्म भ्रष्ट माना जाता था कि आपने धर्म भ्रष्ट कर लिया है। तो ये एक कारण था। और 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया। डाकघर अधिनियम, इसमें क्या कहा गया, पहले क्या होता था, जो सैनिक होते थे उनका जो पत्र होता था उस पे स्टाम्प शुल्क नहीं लगता था, उस पर स्टाम्प नहीं लगता था। सैनिक होने के नाते उनको छूट दी जाती थी, सैनिक होने के नाते उनको छूट दी जाती थी। लेकिन 1854 के अधिनियम में वो छूट भी उनसे छीन लिया गया। अब अगर सैनिक अपने घर पर कोई पत्र व्यवहार करना चाहता है, कोई पत्र भेजना चाहता है, तो अब उस पर भी स्टाम्प लगेगा और जो स्टाम्प का शुल्क है वो सैनिक स्वयं वहन करेगा। तो इससे भी सैनिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ गए ना डाकघर अधिनियम क्या था? लिख लेना सब लोग डाकघर अधिनियम। इस 1854 का जो डाकघर अधिनियम था, इसमें पहले क्या था, डाकघर अधिनियम पारित होने से क्या हो गया कि जो सैनिक को पत्र अपने घर पर भेजने से जो छूट मिलती थी उसको कोई शुल्क नहीं देना होता था। 1854 के डाकघर अधिनियम ला देने से अब सैनिकों को अगर अपना पत्र कुछ लिखकर अपनी वाइफ को, अपनी माँ बाप को, अपने भाई को, जिसको भी भेजना होता था, अब उसके लिए वो सैनिक स्वयं शुल्क अदा करता था। जबकि 1854 के पहले उनको इसमें छूट दी जाती थी। ठीक है, अब जैसे आज के टाइम में एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कोई मिलिट्री का सैनिक है, अभी मान लीजिए वो उत्तर में मतलब चीन के बॉर्डर पर तैनात है या कहीं और तैनात है, उसको अपने घर आने के लिए रेल से आता है वो। अब जो अभी वो फ्री में आते हैं उनके लिए एक बोगी फिक्स होती है जहां उनको कोई टिकट नहीं देना होता, कुछ नहीं देना होता। अब क्या किया जाए, भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया जाए कि सैनिक कहीं भी ट्रेवल करेंगे, एसी का टिकट या जो भी रहेगा वो स्वयं वहन करेंगे, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यही ऐसे ही कुछ कारण यहां था इनके साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए सारे कारण हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, ठीक है। तात्कालिक कारण में आपको पता है 1856 में जो पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस एनफील्ड राइफल थी,
पुरानी ब्राउन बेस लोहे वाली, उसकी जगह एक नए राइफल की बात की जाने लगी थी तात्कालिक कारण। और उस राइफल का जो कारतूस होता था उसको मुंह से खोल के लगाना होता था। और उस कारतूस में ऐसी अफवाह फैली, ऐसी चीजें सामने आने लगी कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी से उसको बंद किया जाता था, जिसे सैनिक युद्ध के दौरान या गोली चलाने के दौरान अपने मुंह से खोलते थे। जब ये बात बंगाल में फैली तो बिना कुछ जांच किए जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इसका खंडन कर दिया। और बाद में बुलीच, नाम याद रखना, बुलीच शस्त्रागार से ये कन्फर्म हो गया कि जो है उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले बंगाल का जो सैनिक है मंगल पांडे, उसने सबसे पहले विद्रोह किया और उसको चलाने से मना कर दिया, और उसने अपने ऊपर के 2 अधिकारी, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। अब आप सोचोगे कि ये तत्कालिक कारण इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा क्यों हो गया। तो आपको पता है कि जो कारतूस था गाय और सूअर की चर्बी, गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है, और मुस्लिमों में सूअर का नाम लेना भी पवित्र नहीं माना जाता, अपवित्र हो जाता है। अगर कोई मुस्लिम सूअर का नाम भी ले लेता है, उसको छू लेता है, तो वो उनका धर्म भ्रष्ट करने की बात की जाती है कि अब वो नापाक हो गया है। तो इस आधार पर सोचिए, जिसको नाम लेना पाप है मुस्लिम धर्म में, जिसको छूना पाप है, देख लें तो समझ लीजिए पाप है, उसकी चर्बी लगे सामान को, चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोल रहे हैं। और अगर हिंदुओं की बात की जाए तो गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। अगर उसकी चर्बी मुंह से लगा रहे हो आप, उसको खोलने में जो उसमें यूज हुआ है, तो ये भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को यह एहसास हुआ कि ईसाई धर्म का 1813 में प्रचार कर ही रहे हैं, बड़े पैमाने पर धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, धर्मांतरण ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं, सती प्रथा का अंत कर ही दिए हैं, बाल विवाह का अंत कर ही दिए हैं, विधवा भी पुनर्विवाह लागू कर ही दिए हैं, नरबली प्रथा रोक दिए हैं, दास प्रथा को खत्म कर दिए हैं। ये सब चीजें जो हो रही है हमारे धर्म को खत्म कर देंगे, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को खत्म कर देंगे। तो इस वजह से भी यहां पर मंगल पांडे जो एक पंडित था, उन्होंने सबसे पहले इसका खंडन किया और विद्रोह किया, और उनको फांसी दे दी गई। और 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया और 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कल ही कराते हैं फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो बचेगा नहीं, फिर तत्कालिक कारण हम हेडिंग डालेंगे, ये हम कल आपको भिजवा देंगे। ठीक है, बाकी आज थोड़ा समझा दिए हैं, कल तत्कालिक कारण से लेकर पूरा 1857 का विद्रोह कल खत्म हो जाएगा। ठीक, और आज जो ये हमने पूरा लिखवाया हुआ है ये आपको पीडीएफ में पहुंच जाएगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए जल्दी से आप सब लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, तो चलिए क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल, ब्राउन बेस की जगह जो लोहे का था बंदूक, उसकी ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल, और उसका जो कारतूस होता था उसी में लगा होता था गाय और सुअर की चर्बी। चलिए क्वेश्चन बताइए। वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सेकंड, सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं। तीसरा, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तो पहले का आंसर बताइए फ्रेंड्स, पहले का आंसर क्या होगा जल्दी से। सी, ऋषिपाल का सबसे पहले आंसर आया है सी। विक्रांत सिंह का भी आंसर आ गया सी। नीलम पटेल सी।
सबका सी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लोगों को पता है सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है, युद्ध भी नहीं कर सकता, अंग्रेजों की अनुमति से ही युद्ध करेगा, संधि करेगा, मित्र बनाएगा। इसका मतलब दो गलत है, एक और तीन सही है, इसलिए आंसर आपका गया एक और तीन आपसे पूछा है सही। सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। ज्योति, ममतेश, ऋचा, बिंदु, ऋचा पाठक, ऋचा जायसवाल, बिंदु पाठक, लवकुश, सरिता वर्मा, लवकुश कुमार जी। आंसर आज अच्छे से रिवीजन कीजिए, आंसर सी है। नीतू, रीना, केएम, निर्मला, जयश्री, जय शर्मा, सरिता वर्मा, रितु बाला। सबका आंसर ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई। चौथा, मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का डी। ऋषिपाल ने सबसे पहले सेकंड का डी आंसर बताया है, विक्रांत का भी वन का डी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। विनोद कुमार, सबका आंसर ठीक आ रहा है, डी ही होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि नहीं की थी, बल्कि 1799 में वीरतापूर्वक लड़ते हुए श्रीरंगपत्तनम के किले में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? पंजाब, सिंध, कश्मीर, असम। बताइए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंध। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य थे भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। चार का आंसर क्या होगा बताइए। चार का डी, बहुत बढ़िया। ज्योति माथुर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी। ये डी क्यों होगा? यहां पे भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना क्या उद्देश्य था? बिल्कुल था। इसी वजह से राजाओं को हटाकर प्रत्यक्ष रूप से उनका शासन अपने अधीन कर लिया जाता था। उन राजाओं से छुटकारा पाना चाहता था डलहौजी, उन राजाओं को उस क्षेत्र से हटा दिया था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बखाट, झांसी, नागपुर, इन सबको हटा ही तो दिया था। इसी वजह से आंसर क्या गया? डी। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? चलिए बताइए।
हाँ, यहाँ दिक्कत यही रहता है नीलम पटेल जी, दिक्कत यहाँ पे ऐप पर यही समस्या रहती है कि वहाँ पे जो है मैसेज थोड़ा लेट आता है। यहाँ पे आंसर मैंने कई बार बताया है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। व्यपगत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य उन राज्यों में लोकतंत्र लागू करना था जिनके पास भविष्य में शासन करने के लिए जैविक उत्तराधिकारी नहीं थे। अवध इस नीति के तहत ब्रिटिश अधिकार में लिया जाने वाला पहला राज्य था। तो आंसर बताना है 6। कुमारी अनीता, 4 का डी। हाँ, आराधना जी कमेंट लेट जाता है, बिल्कुल लेट आता है हमारे पास। रितु बाला सी, नीतू सी, बिंदु पाठक सी, रीना कुमारी सी, नीलम पटेल, बिल्कुल बंगाल, बंबई, मद्रास। चलिए, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लोकतंत्र लागू करेगा, वो भी ब्रिटिश, कभी नहीं। लोकतंत्र भारत में, ब्रिटिश कंपनी भारत में लोकतंत्र लाने के लिए ऐसा कर रही थी, नहीं, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अवध इस नीति का, अवध नहीं बल्कि कौन, सतारा। तो आंसर सही पूछा है, ना तो 1 ना तो 2। रियासतों के लिए ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, समान संघ की नीति। इसको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अनुराधा वर्मा जी, सरिता वर्मा जी, विंध्यवासिनी यादव, सब लोगों ने सी बोला है। 6 का सी कैसे होगा? आप लोग कैसे गलत कर दिए हो इसको? 6 का दोनों गलत हो जाएगा ना। व्यपगत सिद्धांत के तहत लोकतंत्र लागू करना थोड़ी था, बल्कि उन क्षेत्रों से बरार को इसलिए मिलाया, ऋण का कपास उत्पादन चाहिए था, बाकी सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, अवध, इन सबको जो कुशासन का आरोप लगाया और जिनको व्यपगत सिद्धांत के तहत मिलाया, इन सबको तो अलग तरीके से मिलाया ना। इसकी हित था, यहां से कच्चा माल लेना था, भेजना था, फिर वहां से जो बने हुए माल थे उसको यहां खपाना था। हाँ, अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया था, बिल्कुल। 7 का ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। व्यपगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित है। इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि की, जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ। तो 1, 2, 3 में क्या आंसर होगा, बताइए। चलिए, इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्यपगत सिद्धांत डुप्ले द्वारा नहीं बल्कि डलहौजी द्वारा। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित है, बिल्कुल। इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि की, जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ। सही है, 2 और 3 दोनों सही है। सही पूछा है तो आंसर 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग के राज्यों पर हड़प नीति को अलग अलग लागू किया। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा पर अधिकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें कोई देखना नहीं है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा। देवगत सिद्धांत का सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, अवध, बताइए। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर। तो 1 3 2 4। निम्नलिखित में कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? यह थॉमस मुनरो की उद्भावना या ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में शुरू किया गया। रैयतवाड़ी के बारे में बताना है। बिल्कुल सही है लौकुश जी, 10 का ए। चलिए बहुत बढ़िया। 11 पे चलते हैं अब। यहां पे ध्यान से देखिए, इसको मद्रास, बंगाल नहीं बल्कि बंबई। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनर्स्थापित हुए? किसानों के अधिकार, भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति का अधिकार, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज रानी अधिकार, महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने के अधिकार। जल्दी से बताइए। तो चलिए, ये भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। किसानों के अधिकार तो सुरक्षित हुए नहीं, बल्कि भूमि पर जमींदारों का बुर्जुआ संपत्ति अधिकार हो गया, क्योंकि इनको मालिक बना दिया गया था जमींदारी में। ठीक है, बहुत बढ़िया ऋचा जायसवाल जी। ऋचा जी ने बहुत बढ़िया। 11 का बी। अब 12 का हमने करा दिया। 13 आप चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1793 में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लास्ट क्वेश्चन, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, 1792। 12 महल क्षेत्र। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। कल की क्लास में अब मिलेंगे, और कल की क्लास में हम 1857 के विद्रोह का आगे देखेंगे, और आज जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा कल 10-15 मिनट में रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है। अरे टॉमसन अलग था। टॉमसन के 1833 में मैंने बोला हुआ था, वो जो जेम्स टॉमसन और बर्ड थे दो, वो दोनों लोगों का था। ये वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, ये ठीक है। टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो दोनों लिखा मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी लोग से एक बार हर दिन वही पूछता हूं, क्लास कैसी लगी? तो अच्छी ही लगी होगी, आई होप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आराधना, थैंक्स सर। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप सब लोगों का जो रिप्लाई है काफी बढ़िया रहता है, आप लोगों के समझ में आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस होता है आप लोगों को समझाना, और आप लोगों के समझ में आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऋचा जायसवाल, वेरी नाइस क्लास।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, अब हम आपसे कल मिलते हैं। चलिए अब।